नमस्कार साथियों। पॉलिटी की जिस सीरीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट नंबर 13, पार्ट 14 और पार्ट 15 को फिनिश करेंगे। हालांकि ये पार्ट छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, इसलिए क्विक तौर पर इसको पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा होगी पार्ट नंबर 13 की, जिसका नाम है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी प्रकार का कोई व्यापार हो, कोई आयात निर्यात हो या किसी भी प्रकार की कोई व्यापारिक समस्या हो, इसका समाधान किन परिस्थितियों में किया जाएगा, किन अनुच्छेदों का उपयोग किया जाएगा, यही बात बताई गई है भाग 13 के अंतर्गत। और इसमें आपको पढ़ने होते हैं आर्टिकल नंबर 301 से लेकर के 307 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम लोग आर्टिकल 301 की चर्चा करते हैं तो यहां पर बताया गया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में, साथ ही साथ कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में। अंतरराज्यीय संबंध, किसी भी प्रकार का वाणिज्य या व्यापार करने के लिए आप इस देश में स्वतंत्र हैं। किसी राज्य सरकार को कभी भी इस प्रकार का कोई वाक्य या किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं लगाना चाहिए कि एक पर्टिकुलर राज्य का व्यक्ति उनके राज्य में व्यापार नहीं कर सकता है। इसी तरीके से जब 302 की बात करेंगे तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। हालांकि संसद के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार के व्यापार पर रोक लगा सके, लेकिन ऐसा करने के लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। जब 303 की चर्चा करते हैं तो इसमें बात करी गई है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स। यहां पर भी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की उस शक्ति के बारे में बताया गया है जो राज्य संबंधी व्यापार के मामलों में रोक लगा सकते हैं। इसी तरीके से 304 में बताया गया है रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमंग द स्टेट्स। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में यदि कभी समन्वय न स्थापित हो पा रहा हो तो ऐसी स्थिति में वहां पर रोक कैसे लगाई जाएगी, इसके संबंध में 304 व्याख्या करता है। और आखिरी आर्टिकल है 307, जिसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ आर्टिकल 301 एंड 304। दो राज्यों के बीच में जब भी समन्वय की आवश्यकता होगी तो किसी न किसी अथॉरिटी को नियुक्त किया जाना चाहिए। इसी क्रम में जब इनके डिस्क्रिप्शंस की हम लोग चर्चा करेंगे तो 302 का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स ऑफ इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट एंड अनदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। यदि किसी ऐसी वस्तु पदार्थ का व्यापार हो रहा है जो जनहित में ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट उस पर रोक लगा सकती है। इसी बात पर प्रकाश डालेगा 302। इसी तरीके से 303 में दो क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें क्लॉज 1 में कहा गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर एंड कैन नॉट फेवर वन स्टेट एंड अनदर। जब भी व्यापार संबंधी मामलों पर किसी भी प्रकार की रोक के प्रावधानों पर चर्चा करी जाएगी तो संसद पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाएगी, किसी भी एक राज्य का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। ये बात 303 क्लॉज 1 में बताई गई है। और क्लॉज 2 में बताया गया है पार्लियामेंट कैन फेवर ओनली इन द केस ऑफ डिजास्टर और इमरजेंसी। यदि केंद्र सरकार को किसी राज्य का पक्ष लेने की आवश्यकता पड़ती भी है तो वो स्थिति केवल कोई आपदा या त्रासदी की हो सकती है। इसी तरीके से 304 की जब चर्चा करेंगे तो स्टेट इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट गुड्स विच आर कमिंग फ्रॉम अनदर स्टेट एंड द टैक्सेस ऑन प्रोडक्टिंग गुड्स इन दैट स्टेट इज सिमिलर टू द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। राज्य सरकारों को, राज्य विधानसभाओं को यह अधिकार है कि यदि किसी दूसरे राज्य से कोई पदार्थ उस राज्य में इंपोर्ट किया जा रहा है या कोई दूसरा राज्य आपके राज्य में कोई माल बेचना चाहता है तो उसके ऊपर स्टेट ड्यूटी लगाई जा सकती है, टैक्स लगाया जा सकता है। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएगा। और इसी प्रकार से इम्पोज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और द इंटरकोर्स विद इन द स्टेट एज में बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड में भी लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस लीनियंट होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए।
और अंत में बारी आती है 307 की। 307 में बताया गया, पार्लियामेंट में by law appoints such authority as it considers appropriate for carrying out the purpose of Article 301, 2, 3 and 4 and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it think necessary। दो राज्यों के बीच में या दो से अधिक राज्यों के बीच में व्यापारिक मुद्दों को लेकर, वाणिज्यिक मुद्दों को लेकर यद्यपि मतभेद की स्थिति पैदा होती है तो पार्लियामेंट मीडिएटरशिप के तौर पर किसी अथॉरिटी को वहां पर खड़ी कर सकती है ताकि उन दोनों राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सके। और इस तरीके से समाप्त होता है पार्ट नंबर 13। बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं पार्ट 14 की। पार्ट नंबर 14 में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको पढ़नी है वो है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि लोक सेवाएं, और इसको हम लोग पब्लिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल नंबर 308 से लेके 323 तक। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है 312, जिसमें बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बाय राज्यसभा। ये बात मैं आपको पीछे भी कई बार बता चुका हूं कि अखिल भारतीय सेवाएं या ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन संसद के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट केवल राज्यसभा की होती है, लोकसभा की नहीं। तो सबसे पहले तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी ऑल इंडिया सर्विसेज में 315 आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। ये पब्लिक सर्विस कमीशन दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं केंद्र में, जिसे यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। दूसरे होते हैं एसपीएससी, जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है। ध्यान रहे, यूपीएससी 7 सदस्यों का एक पैनल है, जिसमें एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर्स होंगे। इसी तरीके से हर राज्य का अपना अलग एक एसपीएससी होता है, जिसका मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, राजस्थान में आरपीएससी, गुजरात के अंदर जीपीएससी, अदर स्टेट्स में अलग अलग तरीके से ये एसपीएससी हो सकते हैं। जब बात आती है यूपीएससी के द्वारा कार्यों की, तो यूपीएससी का प्रमुख कार्य है क्लास 1 अधिकारियों का अपॉइंटमेंट। साथ ही साथ यूपीएससी क्लास 2 ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर सकती है, लेकिन ये क्लास 2 ऑफिसर्स केवल डिफेंस सर्विसेज से होने चाहिए, अर्थात एनडीए, सीडीएस, ओटीए, आईएमए या असिस्टेंट कमांडेंट जैसी परीक्षाएं भी यूपीएससी करा सकती है। लेकिन जब बात सिविल सर्विसेज की आती है तो आईएएस अधिकारियों का अपॉइंटमेंट, उनका ट्रांसफर, प्रमोशन या सस्पेंशन, ये दायित्व भी यूपीएससी का ही होता है। इसी तरीके से जब हम लोग एसपीएससी में आते हैं तो इनका कार्य है क्लास 2 ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, यानी कि पीसीएस अधिकारियों का अपॉइंटमेंट। और पीसीएस अधिकारी राज्य स्तर पर ही कार्य करते हैं, जबकि यूपीएससी के अधिकारी अखिल भारतीय स्तर पर कार्य करते हैं। जब हम लोग यूपीएससी के अधिकारियों की बात करते हैं तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब यूपीएससी के अंतर्गत ही आते हैं, जिनमें डीएम, एसडीएम, एसएसपी, एसपी, फॉरेन एम्बेसडर या कमिश्नर के पद धारण किए जाते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आपको यहाँ पर और ध्यान रहना चाहिए कि ओनली द पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूपीएससी हु इज रिटायर्ड फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी। देखिए, केंद्र में यूपीएससी है और प्रत्येक राज्य में एसपीएससी है, तो वही व्यक्ति यूपीएससी का मेंबर बनेगा जो किसी एसपीएससी का चेयरमैन रह चुका हो, और वही व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनेगा जो यूपीएससी का मेंबर हो। इतनी सी बात है, ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से 312 और 315 आर्टिकल समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी और एसपीएससी में थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, इसके बारे में पीछे आपको ब्रीफ डिस्कशन किया जा चुका है। यूपीएससी का जो चेयरमैन होगा ऑफ यूपीएससी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। इनका रिटायरमेंट 65 वर्ष की आयु में हो जाएगा, या यदि कार्यकाल 5 वर्ष का हो चुका हो तो ध्यान रहे 5 साल का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु, जो पहले आ जाए वही। सैलरी इनकी भारत की संचित निधि से दी जाएगी, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी दी जाएगी, और इनका जो रिमूवल है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही साथ
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके ऊपर भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस लागू नहीं होता है। हाँ, प्रक्रिया उससे मिलती जुलती है, इसलिए कभी कदार कह दिया जाता है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हुआ। इसी तरीके से जब हम लोग एसपीएससी की बात करेंगे तो चेयरमैन ऑफ द एसपीएससी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। इनका रिटायरमेंट 5 साल या 65 साल की आयु दोनों मान्य होगा। इनकी भी सैलरी राज्य की संचित निधि से दी जाएगी, और यदि इनको इनके पद से हटाना हो तो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, और यहाँ पर भी इम्पीचमेंट जैसा कोई पॉइंट नहीं आता है। इस तरीके से पार्ट नंबर 14 भी फिनिश होता है। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ, और जिसमें बताया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। 2 आर्टिकल यहाँ पे हमें कवर करने हैं, 323 सब क्लॉज ए एंड 323 सब क्लॉज बी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर बताया गया है अंतरराज्यीय नदी जल संबंधी विवादों के बारे में। एनी इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट एंड एनवायरमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट शैल बी हैंडेड बाय द ट्रिब्यूनल्स। ये ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? यदि इन्हें हम लोग संक्षेप में समझें तो ट्रिब्यूनल्स का अर्थ है एक प्रकार से मीडिएटरशिप, एक प्रकार से बीच का व्यक्ति जो 2 पक्षों के बीच में समझौता करा दे। हमारे देश में अनेक ऐसे मामले हैं जहां पर समझौता कराने के लिए किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता होती है और कोर्ट नहीं जाया जाता, बस उसी पक्ष को ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो हमारे देश में ये ट्रिब्यूनल्स अंतरराज्यीय नदी जल संबंधी विवादों पर बनाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों में जब कभी नदी के पानी को लेकर के कोई विवाद होगा तो ये ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। 323 सब क्लॉज ए, 323 सब क्लॉज बी इसके बारे में प्रावधान करते हैं, भूलिएगा नहीं। तो चलिए हाल फिलहाल में हुए कुछ नदी जल विवादों के बारे में भी देख लें, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। तो पहला विवाद है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया वर्ष 2004 में, और यह विवाद था कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के बीच में। इसी तरीके से महानदी वाटर डिस्प्यूट था, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था वर्ष 2018 में, और यह विवाद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में था। इसी तरीके से महादई वाटर डिस्प्यूट था, इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया था वर्ष 2010 में, और यह विवाद था गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र राज्य के बीच में। इसी तरीके से रावी और ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल बनाया गया था 1986 में, और यह बहुत फेमस विवाद रहा है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। और अंत में वसुंधरा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था 2010 में, और यह विवाद था आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के बीच में। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 15 की कहानी भी होती है समाप्त, और इससे संबंधित पीडीएफ आपको लेक्चर के तुरंत बाद टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। पॉलिटी की जिस सीरीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसके आखिरी के कुछ लेक्चर्स इस समय आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, तो फटाफट इसको तैयार करते रहिए, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जल्द ही मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। टिल देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।